आ जाओ इधर। हम लोग दोस्त मेरे क्या पढ़े हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए कि जल का आयतन कितने डिग्री सी पर अधिकतम था? 4 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम था? आयतन और इधर क्या था? ताप। आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम था? 4 डिग्री सी। घनत्व तो कितना पर महत्तम था? कितना पर? 4 डिग्री सी पर घनत्व तो क्या था? क्या था? महत्तम था। घनत्व तो 4 डिग्री सी पर क्या था? महत्तम था। ध्यान देना। आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम? 4 डिग्री। और घनत्व तो कितना डिग्री सी पर महत्तम? 4 डिग्री सी पर। डिग्री सी पर ना। तो लड़का को जैसे मिलता है H2O का अधिकतम घनत्व, तो कहता है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर। ये मामला हो जाता है चला गड़बड़, क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट है और यहाँ क्या है? डिग्री सी। अब 4 डिग्री घनत्व तो महत्तम होता है, अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर, लेकिन 4 डिग्री सी है। यहाँ ऑप्शन में क्या दे दिया? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बदलना होगा। बदलने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा C-0 बटा 100-0 F-32 बटा 212-32। यहाँ डिग्री सी के जगह पर 4 देना होगा। 4-0 है तो 4 बटा 100 बराबर F-32 बटा 180। 1010 गया। बोला रे 18 चौका 72। F बराबर कितना आ जाएगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ आंसर ये होगा ना कि ये होगा। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से लिख। हड़बड़ा के मारिएगा तो कितना डिग्री सी मार दीजिएगा? 4 डिग्री सी। हो गया एकदम आराम से। 99% बच्चे इसमें गलत करते हैं। वो 4 डिग्री सी देखते हैं, नहीं है डिग्री सी नहीं देखते हैं, मार देते हैं आंसर। बढ़े? अरे बढ़े। इसको सॉल्व कीजिएगा। आ रहा है ना इतना? 39.2। अगला पर चलते हैं। यदि जल को 10 से 0 तक ठंडा किया जा रहा है तो आयतन घनत्व तो दोनों की बात कर रहा है। कल हम पढ़ाए थे, आपको याद है? ये कितना डिग्री सी? इधर आयतन है कि घनत्व है? अगर ऐसा लेंगे तो कितना डिग्री सी? इधर आयतन है कि घनत्व है? तो भैया कितना से कितना कह रहा है? 0 से कितना? 10। ये 0 डिग्री सी है, ये 0 डिग्री सी है। और 0 से कितना कह रहा है? 10 डिग्री सी। बताओ क्या होगा? 0 से 10 कह रहा है। 10 से 0 कह रहा है, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। आयतन, जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा फिर बढ़ेगा। तो 10 से 0 कर रहा है, इधर से बढ़ना है, तो 4 तक पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। सही है कि गलत? यही मारना है। अगला देख लो। जल का घनत्व तो लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। 10 से जब करेंगे तो लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। आयोग दिया जल का घनत्व तो लगातार घटेगा। घनत्व तो घटेगा रे। 10 से 0 जा रहा है, 0 से 10 नहीं आ रहा है। 10 से 0 तो लगातार बढ़ेगा कि घटेगा? तो कह रहा है जल का घनत्व तो लगातार घटेगा। 10 से 0 की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा ना। ये गलत है। और जल का घनत्व तो 4 डिग्री सी पर घटेगा फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सी पर घनत्व तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये तो गलत ना है। अब कुछ लोगों को इस पे डाउट होगा कि जल का घनत्व तो लगातार 4 डिग्री सी पर लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। ये आधे है। ये कह रहा है 10 से 4 तक लगातार बढ़ेगा और 4 पर अधिकतम होगा। ये आधे आंसर है। हमको जाना 10 से कहां तक है? 0 तक। तो 10 से 0 तक देखो ये जाएगा। जल का आयतन 4 डिग्री सी तक 10 से 0 आ रहे हैं। 4 डिग्री सी तक क्या होगा? कम और फिर बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? करे आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है? हमको चला, हम थोड़ा हर जगह से बचाने के जुगाड़ में हैं कि जहां अगर तुम नहीं फंसोगे तो बच जाओगे। तो नहीं फंसोगे कैसे? ये तो बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। हमको क्वेश्चन कर रहा है 10 से कहां तक जाने के लिए? 0। तो हमको 10 से 0 आना पड़ेगा। जो आंसर 10 से 0 आएगा वही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए ये कह रहा है जल का घनत्व तो लगातार बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बात है। 10 से 4 तक लगातार बढ़ेगा, 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। लेकिन ये 0 तक गया कहां? क्वेश्चन तो 10 से 0 कह रहा है। बोलिए। आई कह रहा है जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा। बहुत बढ़िया, कम होगा और फिर बढ़ेगा। सही है। तो जो आप घटेगा बढ़ेगा डायरेक्ट मार देते हैं उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। और जो डायरेक्ट आप 4 डिग्री सी मार देते हैं उससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं। मामला हो जाएगा गड़बड़। अगला आप देखो क्वेश्चन। मजा आया समझ के? अगर आप कंटेंट लवर होंगे तो समझ में आया होगा। अब देखो दोस्त मेरे, ये आपका नया थ्योरी है। जो बच्चे जुड़े हैं यहां से कंटिन्यू कीजिए। ये आपका नीचे है दिल्ली और अधिकतर हम क्वेश्चन बताते हैं। एक बार बढ़िया से देख लो। शिमला, यहां का तापमान मान लेते हैं T1 है और यहां का तापमान क्वथनांक क्या है? T2। तो आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए कि नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान जो है घटता है और दाब जब घटेगा ना तो क्वथनांक भी घटेगा। और क्वथनांक घटेगा मतलब जल्दी वाष्पीकृत होगा, अर्थात वाष्पन की दर कम बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रुक जा, हमने कहा नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता, दाब घटता तो क्वथनांक भी क्या होता है? घटता। क्वथनांक घटता मतलब नीचे अगर 100 डिग्री सी पर पानी खोलेगा तो ऊपर 60 पर खोलेगा। तो 60 पर खोलेगा, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी यहां अगर 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो यहां 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। बोलो हाँ।
एक मिनट, इसको अच्छे से समझ लो। हमने कहा कि नीचे से ऊपर जाने पर, आपको ये पता है ना कि नीचे से ऊपर जाने पर समुद्र तल से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और जब दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। क्वथनांक घटेगा मतलब यहाँ अगर 100 डिग्री सी पर दिल्ली में पानी खोलेगा तो यहाँ कितना पर खोलेगा? 100 से कम पर खोलेगा। अगर यहाँ T1 है और यहाँ T2 है तो T1 बड़ा होगा और T2 क्या होगा? छोटा। जल्दी से लिख। हो गया? एकदम आराम से चला। सीखने के दृष्टिकोण से भी हम दिए हैं। पता चला खूब अल्लाह किए 10 दिन 10 कक्षा सीखे कुछ नहीं, तो फिर बच्चा मेरे पास आएगा, फिर बुलाएंगे तो नहीं आएगा। ऐसे बढ़िया से सिखा देंगे तो फिर बुलाएंगे, फिर आएगा, फिर पढ़ेगा। पढ़े। आपके जीवन में चला कम से कम 100 फैक्ट्स हम डाल देंगे साइंस के, जो आपको बहुत मजबूत बनाएंगे। हो गया? अब बताओ, नीचे दिल्ली है कि नीचे शिमला है? हम लोग कहते हैं पहाड़ों पर चलो शिमला मनाली, कभी कहते हैं पहाड़ों पर चलो दिल्ली, क्योंकि शिमला कहाँ है? पहाड़ पर। तो नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है तो क्वथनांक भी क्या होता है? घटता है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा कि धीरे धीरे? यहाँ अगर पानी 100 पर खोलेगा तो यहाँ कितना पर? 100 से कम पर। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा ही देते हैं। वाष्पीकरण कभी पानी का किए हो? नहीं किए हो? वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है। पानी को कुछ मत करो, चढ़ा दो और तनी आग दो, भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ। तो वाष्पीकरण हर एक ताप पर कि एक ताप पर? वाष्पीकरण हर एक ताप पर। बोलो हाँ। वाष्पीकरण एक ताप पर कि हर एक ताप पर? अब बताओ, गर्मी में ज्यादा ना होगा तो वातावरण पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? हाँ। क्षेत्रफल थाली में ले लो, लोटा में ले लो, ज्यादा वाष्पीकरण कहाँ होगा? थाली में। तो भैया वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर, वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर कर, थाली में ज्यादा होगा कि कम करता है? क्वथनांक का नाम सुने हो? जैसे देखो, जल का क्वथनांक कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सी। हर एक ताप पर होता है कि यह निश्चित ताप होता है? हाँ। क्वथनांक का मतलब होता है खोलना। क्वथनांक का मतलब खोलना। ये निश्चित ताप होता है, जैसे जल का 100 डिग्री सी, जैसे टंगस्टन का 3380 डिग्री सी। लेकिन बताओ, किसी का वाष्पीकरण बिंदु आप जानते हैं? क्योंकि वो भी नहीं करता, वो हर एक ताप पर होता है। जल्दी लिख। हो गया? हुआ? समझ में आया कि नहीं? वाष्पीकरण एक ताप पर कि हर एक ताप पर? बहुत बढ़िया बात। और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, वातावरण पर निर्भर करेगा, क्वथनांक निश्चित ताप पर कि हर एक ताप पर? निश्चित ताप पर। बहुत बढ़िया। अब यहां देख लीजिए क्या है। यदि दिल्ली T1 है, ये देखिए दिल्ली क्या है? T1। शिमला का क्वथनांक और T2 शिमला का पानी का क्वथनांक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? T1 बड़ा कि T2 बड़ा? T1 पर 100 डिग्री सी अगर यहाँ होगा तो 100 से कम यहाँ होगा, T2 छोटा। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? बी पर बॉल ना। अगले में चले। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। वह ताप, क्वेश्चन ने चला अजीबोगरीब पूछ दिया था 2014 में। क्वेश्चन था, वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है, इसी को कहते हैं हम ओस बिंदु। अब देखो क्या है, वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्पन द्वारा वायु संतृप्त हो जाती है, अर्थात वायु द्रव में बदल जाती है। वायु किसमें बदल जाती है? अभी देखो, ओस क्या होता है? जब वातावरण की वायु ठंडे के मौसम में ठंडा होकर पानी का रूप ले लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओस। अच्छा, अभी ओस बनता है क्योंकि अभी ठंडापन नहीं है। जब उस टाइम ठंडा रहता है तो वायु का जो मॉइस्चर रहता है उसको वो ठंडा करके पानी में बदल देता है, तो वही क्या बन जाता है? ओस। और उसी बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। कहता है वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन, मान लो वायु का इतना आयतन तुमको मिल गया, इतना, ठीक है, में वास्तव में उपस्थित वाष्प, एकरा में जो वाष्प है, वाष्प किसको कहते हैं? जब जल गैस अवस्था में होता है तो उसको क्या कहते हैं? वाष्प। एकरा में जो वाष्प द्वारा यह संतृप्त हो जाता है, संतृप्त होना मतलब स्थायी हो जाना। अब वाष्प स्थायी कब होगा? जब वो द्रव बनेगा। वाष्प स्थायी कब होगा? जब वो द्रव बनाएगा। तो यह बिंदु कौन बिंदु कहलाता है? तो देखो एकदम सिंपल है, ये जो वायु है, अब वायु में जो वाष्प और वायु में क्या अंतर है? वायु हवा है और वाष्प जल को बूंदों में तोड़कर जो बनता है वो वाष्प है। कभी वायु को वाष्प कहते हैं। अभी अगर पानी का फव्वारा टाइप का आने लगे गरम गरम, हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प है। तो ये जो वायु के कण है, इसमें जो ये वाष्प है,
वायु के कण में देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वाष्प है, ये जो वाष्प है, ये क्या है दोस्त मेरे? वाष्प है। क्या है? ये वाष्प जो है, उपस्थित वाष्प द्वारा वायु संतृप्त होता है। वायु संतृप्त, संतृप्त होना मतलब वाष्प का किसमें बदल जाना? वाष्प का किसमें बदल जाना? द्रव में। अब वाष्प का द्रव में बदलने से क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। वाष्प जब द्रव में बदलेगा तो ये क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा रे। आप पानी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओस। और इस बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। जल्दी से लिख। जब वायु, अब क्वेश्चन पूछेगा वायु संतृप्त हो जाएगा तो क्या होगा, तो कहेंगे वाष्प से किसमें बदल जाएगा? द्रव में। अब वाष्प से द्रव में बदल जाएगा और इसी बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। एक बार न्यूमेरिकल का सीरीज लाइए, आएगा। आएगा दोस्त, वो भी आएगा। हो गया। हम एग्जाम से पहले हर वो चीज पढ़ा देंगे जिसके कारण मेरे ऊपर कोई इल्जाम न ले। न तो लड़का कहेगा रियल राजा बना है रे तू, क्वेश्चन बना ना हो तो हार। हो गया। लड़का चला, 2 मिनट नहीं लगता उसको गरियाने में। अब बात भी उचित है, जब हम ओकरा कह रहे हैं कि हम रिस्क लिए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि हम उसको पढ़ा दें। और नहीं पढ़ाएं तो पूरा कर्तव्य है हमारा गाली देने का। क्योंकि नहीं तो हम रिस्क न ले, हम ही कह दे कि भैया तुम जानो, तोरा जहां पढ़ना पढ़ो, हम ये पढ़ाएंगे, अगर पैसा लेंगे ये पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। हम तो बच्चा तोरा ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सारा जिम्मेवारी साइंस के हमारे है। कैसे होगा? जे जे तुम्हारे बच्चा है सब के आगे हमारा नाम लिख दो, झा सर परीक्षा से पहले ही पढ़ा देंगे, हमारा दूसरा चीज पढ़ना है, उन्हें पढ़ो। जे जे तोरा साइंस में लगता है ना कि है ही हमारे बचल है, ओकरा टॉपिक लिखो, ओकर नाम हमारे आगे में हमारा नाम लिख देना। तोरा लगता है पीरियोडिक टेबल कैसे होगा, तो हमारा नाम लिख देना, आगे आएगा। ठीक ना? बाकी दोस्त दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी के टेंशन मेरा पे छोड़ दो। तोरा जो बनता है उसको बनाओ, बाकी को छोड़ दो। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, हमको लगता है रेलवे का पूछा गया अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अभी क्या कहता है? ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम है। ऊष्मा गतिकी का क्या है? शून्यवान नियम है। आप कहिएगा ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम क्या है? देखो मेरे दोस्त, मेरे बार बार कहते हैं क्वेश्चन को बना लेना, क्वेश्चन को टाइम से सही बना लेना, दोनों में अंतर है। तुम क्वेश्चन को बना लोगे उससे नौकरी नहीं होना है, क्वेश्चन टाइम से सही बना लो, नौकरी हो जाएगा। कहते हैं ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम तब जानता है कि अगर ए का ताप किसके बराबर हो? बी के ताप, और बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर है। इसमें कुछ एनालाइजेशन है जिसको समझिएगा। पहले तो ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम किसके बारे में बताता है? ताप के बारे में। इसमें कितने लोग, कितनी निकाय है, कितना सिस्टम है? ए बी सी नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये ए बी सी नहीं है, ये क्या है? एक सिस्टम है, एक मशीन है कि अगर ए मशीन का ताप बी मशीन के बराबर, बी मशीन का ताप सी मशीन के बराबर, तो ए और सी का ताप बराबर। जैसे मेरे पास 5 टका, इसके पास भी 5 टका, मेरा पैसा इसका पैसा बराबर, इसके पास भी 5 टका, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसके पैसा के बराबर, तो ये दोनों का पैसा बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका पैसा 5 टका, इसका 5 टका, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, तो इसका पैसा इसके पैसा के बराबर होगा। तो वही तो कह रहे हैं, ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, ए का ताप सी के ताप के बराबर। लेकिन मामला ये फंसता क्या है, क्योंकि ये एग्जाम चला सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन के लिए होता है, आपको छांटने का 100 बुद्धि लगाएगा। इसमें कितने सिस्टम है? 1 कि 2 कि 3? कितने सिस्टम? 3 सिस्टम है। सिस्टम को ही हम लोग निकाय कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। इसमें कितने सिस्टम है? अरे कितने सिस्टम है? और हम ये कह सकते हैं, देखो ऊष्मा गतिकी के शून्यवान नियम को पढ़ना और क्वेश्चन के लिए पढ़ना दोनों अलग अलग बात है। कितने सिस्टम है इसमें? 3। और हम ये कह सकते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का नाम सुने हो? नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समतुल्य। बोलो रे, समतुल्य का इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर। तो हम इसको कह सकते हैं ये तापीय साम्य। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य। तो हम ये कह सकते हैं यह ताप के साम्यावस्था को दर्शाता है। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। आप कहिएगा समझे नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान, इक्विलिब्रियम का मतलब समान, साम्यावस्था का मतलब होता है समान। तो बताओ तो ये साम्यावस्था को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? मेरा पैसा उसके पैसा के बराबर, उसका पैसा उसके पैसा के बराबर, तो हम लोग आपस में साम्यावस्था में हुए कि नहीं हुए? आपको कहेगा ऊष्मा गतिकी का शून्यवान नियम किस अवस्था को बताता है? साम्यावस्था को। किसके बारे में बताता है? ताप के साम्यावस्था। कितने निकाय है? 3। क्लियर है? इसको लिख लो। तेरे में जल्दी लिख।
जहां गैप दिए हैं उसका भी उपयोग कीजिए। चला एक आध दो क्लास बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ना। पक्का ना? हाँ, रेगुलर ही रहने दें। वाह, इतना उच्च विचार लाता कहाँ से रे? ये चला थोड़ा की लगता है मतलब कुछ टिक टिका दिया, कुछ थोड़ा पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर कंटेंट जो तुम्हारे लिए जरूरी है वही पढ़ा रहे, ताकि तुमको लगे हर क्लास मेरे लिए उपयोगी है। हो गया? अब आ जाओ 2 मिनट। कितने सिस्टम होंगे? कितने? सब एक दूसरे से साम्यावस्था में होगा। बहुत बढ़िया बात। अब पढ़ो। ऊष्मा गतिकी का शून्यमान नियम यह बताता है दो प्रणालियां, अब देखो इसमें भी झोल है, दो प्रणाली तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम है। जैसे मैं और ये, तब तुम, अगर कहें तो हम दोनों तुम्हारे लिए हैं। जैसे आपको हमको कहते मेरे मम्मी पापा कि माँ और पिता तो बेटा, तो मेरे लिए वो दोनों हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो दोनों है तो हम हैं। अगर ये ए बी के बराबर बी सी के बराबर है तो, अर्थात अगर ये दोनों है, ये दो है, तब तीसरा है। हाँ कि ना? मम्मी पापा हैं तो हम हैं, हाँ कि ना? वो दोनों हैं तब तीसरा है। तो कहते हैं आप पढ़िएगा, दो उष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। इसे गड़बड़ कर दिया। दो एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, इसी कारण तीसरा भी है। इसे गड़बड़ हुआ कि सही हुआ? यदि दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन में रहेगी। अगला भी पढ़ते हैं, इसे नहीं करो। फिर कहता है यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में नहीं है, इसे गया बुरा में, यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो वो एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होगी। जब ये दो प्रणालियां आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो तो तीसरी सब एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होगी। कौन होगा? आप ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन लग रहा है? बी कि डी? जब दो प्रणालियां, यहां तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है, यहां तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है। जब दो प्रणालियां उष्मा संतुलन में, तीसरी प्रणाली भी ऊष्मीय संतुलन में रहेगी। नहीं, जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होगा। आंसर बता, ए की बी की सी की डी? एक दूसरे के साथ ना है हो। हम, मेरे मम्मी मेरे पापा एक दूसरे के साथ ना संतुलित हैं कि अकेले अकेले संतुलित हैं? व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग ना? आपको नहीं लग रहा अधिकतर बच्चा यहां भटक जाएगा? आप पिछला क्वेश्चन में आपको नहीं लग रहा था अधिकतर बच्चा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मार देगा? बोलन रे, वही सबसे चला तुरा बचाना है। अगला, लेकिन जब नौकरी हो जाएगा ना, कहेगा इसके जाऊ क्या पढ़ाएगा, ओकरा पढ़ाने आता है। आप पगला है जी। कौन कौन कमेंट्स करेगा जो हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे? चला, हमारे तो हर जीवन में कोई योगदान नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन तू, तेरे में समझने की कैपेसिटी है, इसलिए हम इतना टफ चीज समझा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी